EAFM ऑप्शनल पेपर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया चैप्टर सेकंड चल रहा था। उसके कुछ बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे थे हम। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं, उनमें से कुछ 3-4 विशेषताएं हम पढ़ चुके थे। आगे की विशेषताएं आज पढ़ेंगे हम। उनमें जो विशेषता है आगे की वो है आपकी 5वीं विशेषता, बेरोजगारी एवं अल्प बेरोजगारी। यद्यपि भारत में श्रम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, लेकिन सभी कार्यकारी जनता को लाभकारी रोजगार दिलाना बहुत ही कठिन कार्य है। चिंता का एक कारण रोजगार की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर में गिरावट भी है। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप संरचनात्मक है और श्रमिकों की संख्या यहाँ बहुत ही अधिक है। शहरी क्षेत्रों में खुली बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। लघु और कुटीर उद्योग और छोटे उपक्रमों का यहाँ पर जो है ज़्यादा विकास नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो भारत में अल्प रोजगार की समस्या काफ़ी अधिक विद्यमान है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बहुत ही अधिक भीषण रूप लिए हुए है और भारत जैसे विकासशील देशों में कृषि क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी बहुत अधिक पाई जाती है। इस कारण कृषि क्षेत्र में श्रम का सीमांत उत्पाद नगण्य, शून्य या नकारात्मक होता है। इस कारण कृषि क्षेत्र में अदृश्य या गुप्त बेरोजगारी जो है वो विद्यमान रहती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय लगभग 33 लाख व्यक्ति जो थे वो बेरोजगार थे। संगठित क्षेत्रों में देखा जाए तो वहाँ रोजगार के नए अवसर लगभग अब जो हैं वो समाप्त हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपके निम्न जीवन स्तर। किसी भी देश का उच्च जीवन स्तर उस देश की प्रगति को बताता है, लेकिन भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय हम पहले पढ़ चुके हैं कि काफ़ी कम होने के कारण अधिकांश लोगों का जो सामान्य उपयोग की वस्तुएं हैं भी पर्याप्त रूप में नहीं उपलब्ध हो पाती हैं इनको। यहाँ की अधिकांश जनता जो है वो कुपोषण का शिकार है, क्योंकि इसे यहाँ प्रति व्यक्ति जो कैलोरी है, जैसे कि 2000 कैलोरी इनको मिलनी चाहिए, लेकिन जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के लिए हमें कितनी कैलोरी चाहिए? 3000 कैलोरी आहार आवश्यक होता है, जबकि इनको मिलती है 2000 कैलोरी ही। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण उपभोग्य वस्तुएं जैसे कि कपड़े हैं, चीनी है, उद्योग खाद्य तेल है, वनस्पति है, चाय है, इनका भी प्रति व्यक्ति उपलब्धि बहुत ही कम होती है। अधिकांश लोगों के पास में अच्छे घर, स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं का भी अभाव पाया जाता है। इस प्रकार अधिकांश विकसित देश जैसे अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन की तुलना में यदि भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय निम्न होने है तो उसके कारण इनका जीवन स्तर भी क्या है? निम्न है। नेक्स्ट है पूंजी का अभाव एवं पूंजी निर्माण की धीमी गति। यहाँ पर बचत और विनियोग का स्तर काफ़ी नीचा पाया जाता है और बचत का अनुत्पादक कार्यों में बहुत ही अधिक उपयोग होता है। उत्पादक कार्यों में इसका उपयोग नहीं हो पाता है। पूंजी की मांग के अनुरूप पूर्ति भी यहाँ पर नहीं होती है। तो भारत में प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण अर्थव्यवस्था में बचतों और विनियोगों का स्तर क्या हो जाता है? नीचा हो जाता है। और देश में बचत जो है हम देख रहे हैं कि उत्पादक कार्यों की बजाय अनुत्पादक कार्यों में ज़्यादा पूंजी लगी हुई होती है, जिसके कारण पूंजी की कमी सदैव यहाँ पर बनी रहती है, क्योंकि उत्पादक कार्यों में लगती तो पूंजी का निर्माण होता रहता है और पूंजी बढ़ती रहती है। भारत में पूंजी की मांग उसकी पूर्ति से अधिक है। पूंजी की मांग जो होती है जितनी पूर्ति होनी चाहिए उससे कहीं अधिक है। तो भूमि की उत्पादकता बढ़ाने, श्रमिकों की कार्यक्षमता बढ़ाने, प्रशिक्षण की व्यवस्था करने, प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन करने, नए उद्योग स्थापित करने, इन सब के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है और पूंजी की कमी होती है हमारे यहाँ। तो पूंजी की मांग के अनुरूप पूर्ति ना होने के कारण विकास का मार्ग जो होता है वो अवरुद्ध हो जाता है। तो भारत में प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है। आर्थिक विकास में थोड़ी सी भी आय बढ़ने पर वे अपनी दबी हुई इच्छाओं की तुष्टि में लग जाते हैं, जैसे मकान बनाना, जेवर खरीदना, स्कूटर खरीदना, अच्छे कपड़े बनवाना, इन सब में वो लोग लग जाते हैं। नेक्स्ट है धन एवं संपत्ति वितरण में असमानताएं। धन एवं
संपत्ति वितरण में भी समानता यहाँ पर नहीं पाई जाती है। आय वितरण की विषमता में काफ़ी अधिक वृद्धि है। सीमांत किसान देख लीजिए, भूमिहीन किसान हैं, कृषि श्रमिक जो हैं, उनकी संख्या में निरंतर यहाँ पर वृद्धि हो रही है। 59% किसानों के पास में 1 हेक्टेयर तक की भूमि ही है केवल। तो हमारे देश में धन और संपत्ति के वितरण में भी काफ़ी असमानता पाई जाती है। आय वितरण की असमानता में वृद्धि है और उसे अधिक स्थायी बनाया है। 1991 में 10 हेक्टेयर से ज़्यादा की भूजोतें संख्या में मात्र 1.6% थी, जबकि इनका क्षेत्रफल में प्रतिशत 17.4 था। तो स्वतंत्रता के बाद लागू किए गए विभिन्न जो भू सुधार हुए, उनके बावजूद भी आज भी देश में लाखों बड़े किसान जिनके पास बेनामी जमीन है। दूसरी तरफ सीमांत किसान, भूमिहीन किसान और कृषि श्रमिकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। शहरी संपत्ति के वितरण में भी काफ़ी विषमताएं हैं। प्रत्येक शहर में झुग्गी झोंपड़ी रहने वाले लोगों का उपहास उड़ाती हुई गगनचुंबी महल नुमा इमारतों के निर्माण की होड़ सी लग गई है। नेक्स्ट है निर्धनता का कुचक्र। अल्पविकसित देश निर्धनता के कुचक्र में फंसे हुए हैं। निर्धनता के कुचक्र से मतलब यहाँ पे ये है कि आर्थिक शक्तियों के इस प्रकार चक्राकार घूमने से है जिससे देश कभी भी संपन्न ना हो सके। इसका मतलब सदैव निर्धन ही बना रहे। प्रोफेसर नरक्से जो हैं, उन्होंने निर्धनता के कुचक्र को एक निर्धन व्यक्ति के उदाहरण से हमें समझाने का प्रयास किया है। एक निर्धन व्यक्ति के पास में खाने को पर्याप्त सामग्री नहीं होती है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, वह कम खाने के कारण कमज़ोर होता है और कमज़ोर होने के कारण उसकी कार्यक्षमता भी कम हो जाती है, जिसके कारण उसकी आय भी कम हो जाती है, जिसका अर्थ ये लगाया जाता है कि वह निर्धन रहेगा। इस प्रकार यह दुष्चक्र निरंतर चलता रहता है। तो निर्धनता के कुचक्र की स्थिति एक व्यक्ति एवं एक देश पर समान रूप से लागू होती है। विकासशील अर्थव्यवस्था को निर्धनता के कुचक्र से निकालने के लिए इस पर एक साथ प्रहार करना होता है। देश में पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाकर या विदेशों से पूंजी आयात कर निर्धनता के कुचक्र को हम तोड़ सकते हैं। उदारीकरण के बाद भारत ने निर्धनता के कुचक्र को तोड़ने के लिए विदेशी पूंजी के आयात का सहारा लिया। यही कारण है कि हम विदेशी पूंजी के आयात को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप सामने चक्र देख रहे हैं कि निम्न आय, निम्न उपभोग, निम्न बचत, कम विनियोग, निम्न उत्पादन, बेरोजगारी, निम्न उत्पादकता रहेगी, निम्न जीवन स्तर रहेगा, आर्थिक विकास की निजी दर कम रहेगी और पूंजी निर्माण की धीमी गति होगी। तो इस प्रकार से एक कुचक्र आपके चलता रहता है। तकनीकी ज्ञान का अभाव। भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन के अधिकांश क्षेत्रों में आज भी पुरानी तकनीक एवं यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है। भारत में कृषि, औद्योगिक और परिवहन के क्षेत्रों में परंपरागत तकनीक का बोलबाला है और स्वचालित आधुनिक मशीनों का प्रयोग भी यहाँ पर बहुत ही कम है। इसके अलावा संगठित उद्योगों में स्वचालन और आधुनिकीकरण का अभाव है और आधुनिक तकनीक को अपनाने में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं, उनमें पूंजी का अभाव, श्रमिकों का विरोध है और विदेशी विनिमय संकट यहाँ पे प्रमुख है। भारत में आधुनिक यंत्रीकरण सीमित है, जिसके कारण उत्पादन प्रक्रिया में समय और श्रम अधिक लगता है और उत्पादन लागत इसके कारण क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यद्यपि विगत वर्षों में तकनीकी सुधार, आधुनिकीकरण और स्वचालन पर काफ़ी ध्यान दिया गया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को देखते हुए हमारी तकनीक आज भी बहुत ही पुरानी है। नेक्स्ट है संपन्नता में दरिद्रता। भारतीय अर्थव्यवस्था संपन्नता में निर्धनता का प्रतीक है। जहां एक और भारत प्राकृतिक संसाधनों में संपन्न है, वहीं विशाल जनशक्ति, उपजाऊ मैदान, विपुल खनिज एवं धन संपदा है, वहीं पूंजी के अभाव में इनकी विदोहन
का कार्य सही तरीके से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से भुखमरी, गरीबी और बेकारी यहाँ पर पाई जाती है। इसी कारण भारत एक संपन्न देश होते हुए भी निर्धनता के कुचक्र से नहीं निकल पाया है। यहाँ के लोगों का जीवन स्तर बहुत ही नीचा है। आज भी लगभग 1/4 जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रही है। राष्ट्रीय आय में भी यहाँ पर धीमी गति से वृद्धि होती है और जनसंख्या की वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर क्या है, बहुत ही कम है। तो संपन्नता में गरीबी का एक उदाहरण ये है कि हमारे यहाँ योग्य डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वैज्ञानिक, शिक्षक पर्याप्त मात्रा में हैं, किंतु हम उन्हें उचित अवसर उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। नेक्स्ट है तकनीकी ज्ञान का अभाव। यहाँ पर तकनीकी ज्ञान का भी अभाव पाया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन में अधिकांश क्षेत्रों में आज भी पुरानी तकनीक और यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है। भारत में कृषि हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे परिवहन का क्षेत्र हो, यहाँ पर परंपरागत तकनीक का ही बोलबाला है और स्वचालित आधुनिक मशीनों का प्रयोग यहाँ पर बहुत ही कम हो रहा है। इसके अलावा संगठित उद्योगों में भी स्वचालन और आधुनिकीकरण का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। आधुनिक तकनीक को अपनाने में आने वाली बाधाओं में पूंजी का अभाव, श्रमिकों का विरोध एवं विदेशी विनिमय संकट यहाँ पर प्रमुख है। भारत में आधुनिक यंत्रीकरण सीमित होने के कारण उत्पादन प्रक्रिया में समय, श्रम अधिक लगता है और उत्पादन लागत बढ़ जाती है। हालांकि विगत वर्षों में तकनीकी सुधार, आधुनिकीकरण और स्वचालन पर ध्यान काफ़ी दिया गया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को देखते हुए हमारी तकनीकी आज भी बहुत ही पुरानी है। नेक्स्ट है नियोजित एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था। नियोजित एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद में आर्थिक विकास की गति में तेजी लाने के लिए भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था मिश्रित इसलिए कहलाती है क्योंकि यहाँ सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को काम करने का समान अवसर प्रदान किया जाता है। जुलाई 1991 से देश में आर्थिक सुधारों का नया कार्यक्रम अपनाया गया, जिसके अंतर्गत आर्थिक उदारीकरण के मार्ग को अपनाया गया। सरकार निजीकरण, अंतर्राष्ट्रीयकरण और बाजारीकरण पर जोर देने लगी। उद्योग, विदेशी व्यापार, वित्त, बैंकिंग क्षेत्र में उदार नीतियों को प्रारंभ किया गया। इसके अलावा प्रतिस्पर्धा और कार्यकुशलता वृद्धि पर भी जोर दिया जा रहा है। सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई और सार्वजनिक क्षेत्र को निजी उपक्रमों के लिए खोल दिया गया। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने का प्रयास भी किया जा रहा है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था की दोहरी प्रवृत्ति। भारतीय अर्थव्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों में दोहरा स्वरूप लिए हुए है। जहां एक और अर्थव्यवस्था का बड़ा ग्रामीण क्षेत्र रूढ़िवादी, पिछड़ा हुआ, अनपढ़ और परंपराओं से जुड़ा हुआ है, वहीं दूसरी ओर महानगरों में, शहरों व कस्बों में समृद्ध, शिक्षित और आधुनिक सभ्यता से आत्मसात एक नया समाज जन्म ले रहा है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात के साधनों में बैलगाड़ी, ऊंट, खच्चर ये देखने को मिलते हैं, तो शहरी क्षेत्रों में रेल, मोटर कार और वायुयान की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु और कुटीर उद्योगों का बोलबाला है, तो शहरी क्षेत्रों में बड़े बड़े कारखाने विद्यमान हैं। इसी कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक दरिद्रता, भूखमरी और बेकारी की समस्या पाई जाती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में अधिकांश धनी व समृद्ध लोग निवास करते हैं। इस कारण भारत में दो प्रकार का समाज निवास कर रहा है, एक और न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए तरसता हुआ निर्धन समाज और दूसरी ओर ऊंची अट्टालिकाओं में भोग विलास के आधुनिकतम साधनों से सुसज्जित उच्च वर्ग निवास कर रहा है। बाजार की अपूर्णता। अल्पविकसित देशों में बाजार की अपूर्णता भी देखने को मिलती है, जैसे उत्पादन के साधनों में गतिशीलता का अभाव, श्रमिक एक स्थान से दूसरे स्थान और एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में कई कारणों से नहीं जा पाते।
आर्थिक क्रियाओं में विशिष्टीकरण का भी अभाव पाया जाता है। इससे साधनों का अधिकतम उपयोग नहीं हो पाता और बाजार की अपूर्णता के कारण विनियोग को भी प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। देश में मांग की कमी बनी रहती है और उद्यमकर्ताओं की कमी भी बनी रहती है। नेक्स्ट है विदेशी सहयोग पर निर्भर। एक विकासशील देश होने के नाते विदेशी सहायता के बिना भारत के विकास की कल्पना करना बेकार है। विकासशील देशों के पास पूंजी का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है, जिसके कारण आर्थिक विकास की गति को हम तेज नहीं कर पाते हैं और विदेशी मुद्रा का नितांत यहाँ आवश्यकता महसूस होती है। इसके अलावा आधुनिकतम तकनीक, भारी मशीन और विकास के लिए आवश्यक उपकरणों का आयात भी आवश्यक है। भारत मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से विदेशी ऋण लेता रहा है, जिससे भारत का भुगतान संतुलन हमेशा विपक्ष में ही रहा है। नेक्स्ट है विदेशी सहयोग पर नेक्स्ट है युद्ध से आशंकित अर्थव्यवस्था। भारत का जब से विभाजन हुआ है तभी से इसका पड़ोसी राष्ट्रों से बैर रहा है। 1962 में चीनी आक्रमण हुआ, 1965 और 71 में पाकिस्तानी आक्रमण हुआ तथा कारगिल में घुसपैठ ने भारत को अपनी राष्ट्रीय आय का एक बहुत बड़ा भाग सुरक्षा पर खर्च करने को मजबूर कर दिया। भारतीय सीमाएं सदैव विदेशी आक्रमण से आशंकित रहती हैं। यदि भारत के पड़ोसी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध होते तो सुरक्षा व्यवस्था पर इतना व्यय हमें नहीं करना पड़ता, जिसके कारण विकास कार्यों के लिए हमें अधिक धन उपलब्ध हो सकता था। नेक्स्ट है मानसून पर निर्भरता। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है, जो स्वयं किस पर निर्भर है? मानसून पर। और मानसून की जो है वो उसमें अपर्याप्तता, देरी या अतिवृष्टि से कृषि, उद्योग व व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ता रहता है। इससे रोजगार, उत्पादन और राष्ट्रीय आय पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है घाटे की वित्त व्यवस्था। भारत ने आर्थिक विकास के लिए धन जुटाने के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लिया है। प्रत्येक योजना में हमारा बजट क्या होता है? बजट घाटा जो होता है वो बढ़ता ही जा रहा है और जो हमारी वित्तीय प्रशासन की पोल को हमेशा खोलता रहता है। सार्वजनिक राजस्व की अपर्याप्त वसूली, भ्रष्टाचार और सरकारी फिजूल खर्ची के कारण जो बजट घाटा है वो हमेशा बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण मूल्य वृद्धि, मिलावट, रिश्वत, चोरबाजारी जैसी गतिविधियां बढ़ रही हैं। नेक्स्ट है परंपरावादी समाज। भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी भी परंपरागत रूढ़िवादी विचारधाराओं को अपनाया जाता है। इसमें अनेक कुरीतियां आती हैं, जैसे मृत्यु भोज, फिजूल खर्ची, बाल विवाह, संयुक्त परिवार, पर्दा प्रथा, जादू टोने में विश्वास यहाँ पर काफ़ी अधिक किया जाता है। आज के युग में भारतीय कर्ज लेकर इन कुप्रथाओं पर भारी खर्च करना बहुत ही परंपरावादी रूढ़िवादी विचारधाराओं को बढ़ाता है, जिससे वह जिंदगी भर कर्ज में डूबा रहता है। हालांकि इन प्रथाओं में शिक्षा के विकास के साथ साथ सुधार हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र अभी भी इससे अछूता नहीं कहा जा सकता। लास्ट पॉइंट है परंपरावादी प्रावधान। भारतीय कृषि और उद्योग दोनों में प्रयुक्त जो प्रावधान है वो परंपरागत है। यहाँ खेतों का आकार क्या है? बहुत छोटा है, जो यंत्रीकरण के लिए उपयुक्त नहीं है। और उद्योगों में नवीन तकनीक का अभाव पाया जाता है, जिससे उत्तम किस्म का और अधिक मात्रा में उत्पादन नहीं हो पाता है। छोटे पैमाने पर और परंपरागत विधि से तैयार होने के कारण वस्तुओं जो होती हैं वो महंगी पड़ती हैं और उत्तम किस्म भी यहाँ पर हमें नहीं मिल पाती है। तो इसके कारण विकसित देशों की प्रतिस्पर्धा में हमारे देश की वस्तु जो होती है वो नहीं टिक पाती है। इस प्रकार यहाँ यंत्रीकरण सीमित होने के कारण उत्पादन प्रक्रिया में समय और श्रम अधिक लगता है और उत्पादन लागत
बढ़ जाती है। तो इन सब विशेषताओं के पढ़ने के बाद यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि भारत में आज भी अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के जो लक्षण हैं वो पाए जाते हैं। यहाँ पर आय का निम्न स्तर, दरिद्रता, जनसंख्या में वृद्धि, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, औद्योगिकरण का अभाव, सामाजिक पिछड़ापन, इनके कारण भारत को अर्धविकसित देश कहलाने के लिए भारत को अर्धविकसित देश बनाने में ये सब योगदान देते हैं। लेकिन भारत विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इन समस्याओं से जूझता चला आ रहा है। हालांकि उसने अनेक समस्याओं को कम करने का प्रयास किया है, किंतु इतना ही अभी पर्याप्त नहीं कहा जा सकता।